प्रवासी कथाकारों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर शैलजा सक्सेना की लिखी हुई कहानी अदर मदर। जानकी देवी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन करने के पश्चात कई देशों में रहने के बाद वर्तमान में डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी टोरंटो कनाडा में रहकर हिंदी साहित्य की सेवा में रत हैं तथा सृजनशील हैं। प्रस्तुत है कहानी अदर मदर, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इस कहानी को कहाँ से और कैसे शुरू किया जाए, कैसे आगे बढ़ाकर कहाँ ख़त्म किया जाए, शैली को नहीं पता। पता है तो बस ये कि इसे लिखे बिना वो शांत नहीं हो पाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि जिनकी कहानी लिखने के लिए अंदर से मजबूर महसूस कर रही थी, उनको वो बिल्कुल न के बराबर जानती थी। उनकी मृत्यु पर चर्च की एक बड़ी भीड़ के बीच बताया गया था कि वे धर्म पथ पर चलने वाली, प्रसन्न मन, बेहद आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करने वाली एक शांत महिला थी। अपनी इकलौती मुलाकात में शैली को भी तो यही लगा था। फिर ये एक अजीब सी पहेली थी, जैसे वो उसके भाव संसार को मथ रही थी। वो बेहद बेचैन हो रही थी, जैसे उनकी बेचैनी ही कहीं उसमें करवटें लेकर उसे हैरान कर रही थी। इस बेचैनी को कहने से शायद शांति मिले, लेकिन बेचैनी को कहना भी एक बेचैन करने वाली प्रक्रिया है। शायद उसके जीवन के बारे में कुछ लिखने से वो वापस अपनी रूटीनी जीवन में लौट सके। उसका दिमाग इस बेचैनी से मुक्ति पाने के रास्ते खोजने में लगा था। बहुत सी बातें सिलसिलेवार बिठाने के लिए उनके जीवन को समझकर कागज़ पर उतारना ही होगा। कहाँ से शुरू करे वो? बहुत मगजमारी के बाद लगा कि क्यों ना उसी दिन से शुरू करे जहाँ से ये दोबारा शुरू हुई थी। कोशिश करे एक औरत के जीवन का उलझा बिखरा सच लिखने की। पर जीवन की ही तरह कहानी बिना संदर्भों के नहीं लिखी जाती। ऐना ने भी तो उसके बेचैन होने की बात सुनने पर इसे लिख देने का आग्रह किया था। शैली का पेन कागज़ पर ठिठक कर चलने लगा। ऐना और अपनी बात कहे बिना उनकी बात भी पूरी नहीं हो सकती, तो उसने अपने परिचय से ही कहानी को आगे बढ़ाया। वो दोनों टोरंटो शहर के एग्लिंटन सबवे स्टेशन पर मिली थी। लगभग एक सी लंबाई और एक सी कदकाठी, दोनों का रंग भी गेहूं रंग के आसपास। शैली का 20 और ऐना का 19। वो बहनें नहीं, पर अक्सर लोग उन्हें साथ साथ देकर बहनें समझ लेते। कोई खुलकर पूछ लेता तो वो दोनों हंस पड़ती। यस, शी इज़ माई सिस्टर फ्रॉम द अदर मदर, अर्थात हाँ, ये मेरी बहन है दूसरी माँ से। ऐना ट्रिनिडाड से है और शैली भारत से। ऐना जब केवल 11 साल की थी तब से कनाडा के टोरंटो शहर में रह रही है। शैली को टोरंटो आए केवल 8 साल ही हुए हैं। वो लगभग 5 वर्ष एक ही ऑफिस में एक ही विभाग में काम कर चुकी थी। शैली ने वो दफ्तर पिछले साल छोड़ दिया था, तब से उनका मिलना कभी कभार ही होता। अन्यथा पहले तो हर रोज़ 8 घंटे लगभग साथ साथ ही बीतते। चाय, कॉफ़ी और खाना तो हमेशा साथ ही होता। कभी अगर वे आगे पीछे खाना खाती भी तो भी एक दूसरे से पूछना न भूलती कि खाना खा लिया ना। ऑफिस के पहले दिन से ही दोनों के बीच आपसी समझ भरी गहरी दोस्ती हो गई थी। आज कई महीनों के बाद उनका मिलना हुआ था। कल रात शैली ने फ़ोन किया था ऐना को। मिल सकती हो? हाँ, पर कब? ऐना ने पूछा। कल ही मिलो, मेरे मन पर 2-3 दिनों से बोझ जैसा है, तुमसे बात करना चाहती हूँ। ऐना शैली की आवाज़ सुनकर चिंतित हो गई। तय रहा कि दोनों आधे दिन की छुट्टी करेंगी और यंग और एग्लिंगटन रोड के सबवे स्टेशन पर मिलने के बाद वहीं कोने पर बने मैंड्रिन चीनी रेस्तरां में बैठकर बफे खाएंगी। इस रेस्तरां में देर तक बैठे रहने की सहूलियत थी। शैली स्टेशन पर बताए समय पर मिल गई। ऐना ने उससे कुछ जानने के लिए कई बार उसकी ओर देखा, पर उसका चेहरा स्थिर और खिंचा सा था, जिस पर लिखी इबारतों को पढ़ना बहुत मुश्किल था। ऐना ने हल्के से पूछा भी, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ऐना के लिए अपनी उत्सुकता दबा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर उसे समझ में आ गया कि ऐना बिना ठीक से बैठे उससे बात नहीं करेगी जब तक वो ऑफिस में घटी नई घटनाएं शैली को बताने लगी। एस्केलेटर के ऊपर आते हुए शैली केवल हाँ ना में ही जवाब देती रही। रेस्टोरेंट में पहुंचकर वे एपेटाइजर्स लेकर कोने की मेज पर जा बैठी।
ये मेज शीशे के पास थी, जहाँ से सड़क का कुछ हिस्सा और सामने बनी दुकानें दिखाई दे रही थीं। प्लेट मेज पर रखी थी, पर खाने पर ध्यान देने के बजाय शैली बाहर देखने लगी। सुबह जो हल्की धूप निकली थी अब सड़क कर बादलों के पीछे चली गई थी। बेवक्त का हल्का सा अंधेरा छा रहा था। शायद ऐसा ही अंधेरा शैली के चेहरे पर भी था। ऐना ने 5-7 सेकंड इंतज़ार किया, फिर अधीर होकर बोली, बताओगी नहीं? दिल तब से परेशान है जब से तुम्हारा फ़ोन आया है। शैली ने अजीब निगाहों से ऐना को देखा, फिर जैसे दिल दिमाग में घूमते अंधड़ को निकलने का रास्ता देती हुई बिना भूमिका के जैसे शब्द होंठ से फिसल गए। मुझे वो सपने में दिखाई दे रही हैं। ऐना क्षण भर को हतप्रभ रह गई। वो शैली की निगाहों को पढ़ सकती थी। वो समझ रही थी कि शैली किसके बारे में बात कर रही है, पर फिर भी निश्चित करने के लिए उसने बेहद हल्की आवाज़ में पूछा, कौन? शैली की निगाहों में उलझन उभरी। माँ। ऐना जानती है कि शैली अपनी नहीं, ऐना की माँ की बात कर रही है। सिर्फ इतना पूछ पाई, कब? शैली ने गहरी सांस छोड़ी। पहली बार पिछले हफ्ते बुधवार को दिखी थी, फिर इस इतवार को, और फिर कल सुबह सोकर उठने के ठीक पहले। ऐना ठिठक गई। बुधवार को? यानी 8 मई को? हाँ। शैली, तुम्हें ये तारीख याद है ना? पिछले साल इसी दिन तो? ऐना ने वाक्य पूरा नहीं किया। शैली को जैसे कुछ भूला हुआ याद आ गया। ओ माई गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट? आई एम सो सॉरी। अर्थात, हे भगवान, मैं कैसे भूल सकी, मुझे माफ़ करो। मुझे तारीखें भूल जाती हैं, शैली सफाई से देती हुई बोली। यह अजीब सा वाक्य दोनों को ठिठका गया। मई 8 को ही क्यों आया वो सपना? अचानक पिछले साल 8 मई की शाम दोनों की आंखों के आगे लौट आई। ऐना जिस शाम को बहुत मुश्किल से भुलाने की कोशिश कर रही है, शैली को वो शाम अक्सर याद आ जाती। जीवन के सबसे कठिन पल वो होते हैं जब इंसान नियति के आगे हार जाता है, जब मन अपने प्रियजन की तकलीफ न देख पाने के कारण सोचता है कि भगवान उनके कष्ट समाप्त कर उन्हें उठा लें, लेकिन साथ ही उनके बिना जीने की बात सोचकर कराह भी उठता है। वही पल भोगे थे ऐना ने 8 मई से पहले, जब उसकी माँ बहुत बीमार होकर मृत्यु के द्वार पर खड़ी थी। 8 मई, जीवन का सबसे विचित्र अनुभव, ऐसा अनुभव जिसे शैली सिवाय ऐना के किसी से कह भी नहीं पाई थी। उस दिन सुबह से उसे लग रहा था जैसे कोई बुरी खबर मिलने वाली है। ऐना की माँ के बारे में वो लगातार सोच रही थी। उसे लगा था कि शायद आज उनका अंतिम दिन, पर कैसे कहे वो ऐना से? 11 बजे जब उससे रहा नहीं गया तो उसने ऐना को फ़ोन किया। ऐना ने बताया कि आज वो बेहतर महसूस कर रही हैं। शैली ने बहुत संकोच से कहा, दान के लिए कुछ डॉलर निकलवा दो उनके हाथ से। ऐना और उसके बीच एक बेहद समझदार चुप्पी फैल गई थी। 3 बजे से शैली फिर बेहद बेचैन होने लगी। शरीर में अचानक भयंकर दर्द होने लगा। पोर पोर से ऊर्जा जैसे बाहर निकल रही थी। नसें धीरे धीरे शिथिल और ठंडी होने लगीं। वो तिल तिल बेजान हो रही थी। सांसें शिथिल होने लगीं, जैसे मृत्यु उसके भीतर से होकर ऐना की माँ तक पहुँच रही हो। क्या हो रहा है उसे? वो अचानक इतनी बीमार क्यों हो रही है? जब कुर्सी पर बैठे रहना असंभव हो गया तो अपनी सहकर्मी से तबीयत खराब की बात कहकर हांफती हुई सी ऑफिस के किचन में पड़े सोफे पर जाकर निढाल पड़ गई। लगभग घंटा भर तो वो इस स्थिति में रही होगी। आज तक अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी पर भी उसने ऐसा अनुभव नहीं किया था। घंटे भर बाद जब वो खड़ी होने लायक हुई तो अपना सामान समेटकर घर के लिए चल पड़ी। 2 ट्रेन और 1 बस बदलकर लगभग 1.5 घंटे बाद वो घर पहुंचती थी रोज़। रास्ते में ऐना का टेक्स्ट आया था कि वे बेहतर हैं। घर के भीतर वो डगमगाते पाँव से आई थी और दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर लंबी सांसें खींचती हुई सी बैठ गई थी। क्या हो रहा है उसे? किसी और के बारे में वो ऐसा कैसे सोच सकती है? कैसे महसूस कर सकती है? मन भर के पाँवों को घसीटती रसोई की तरफ पानी लेने को बढ़ी ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसके दफ्तर की लीडिया का फ़ोन था। फिर से मन काँपा। फ़ोन पर फटे चिथड़े जैसा स्वर बिजली के तारों के बीच फड़फड़ाया। ऐना की माँ। कैसी दहलाने वाले अनुभव सी शाम थी वो। ऐना की माँ कैथरीन को जानती भी कितना सा थी वो। हाँ,
एक बार उन्होंने शैली की पसंद का कच्चा कटहल भिजवाया था, तब उन्हें पता चला था कि शैली के घर के पास की दुकानों में कटहल नहीं मिलता। ऐसी ही शैली ने अपनी एक भारत यात्रा के बाद उनके लिए एक छोटा सा नक्काशीदार डिब्बा धन्यवाद के तौर पर भिजवाया था। मिलना भी सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी मृत्युशैया पर, बस। लेकिन क्या बस यही हुआ था? एक बार का मिलना, वो कितनी देर तक मन में रह गया था उसे वो मिलना भी आज तक स्पष्ट याद है। 3 सप्ताह से वो बिल्कुल बिस्तर पर थीं। एना ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही उनकी देखभाल कर रही थी। सुबह दोपहर शाम नर्स आकर उन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देती। उन्हें लिवर की कोई ऐसी बीमारी हुई थी जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए ठीक नहीं हो सकती थी। अब दवाओं में मुख्य यही थी मॉर्फिन, दर्द से राहत के लिए। शैली रोज़ फ़ोन पर एना से बात करती। विभाग के अन्य लोगों के साथ मिलकर वो उस शाम उनके घर गई थी। एना अपना घर छोड़कर माँ के साथ उनके स्कारबोलो वाले घर में ही रह रही थी। जब शैली और उसकी 2 अन्य सहयोगी उनके घर पहुँचे, तब एना के कज़िन भाई बहन भी आए हुए थे। सब अंदर के कमरे में लेटी उसकी माँ को देखने गए। वो दवाई की गफलत में थी, पर उन लोगों के आने का पता चल रहा था उन्हें। उन्होंने एना के कज़िन भाई बहन से हंसकर उनके खाने के बारे में पूछा। फिर एना ने शैली और अन्य सहयोगियों का परिचय कराया। उन्हें शैली की याद थी। हेलो शैली, कहते उनकी आवाज़ लटपटा गई थी। दवाई की गफलत से वो थक रही थी। इस हालत में भी वो उठकर उनका स्वागत न कर पाने के कारण क्षमा मांगने लगीं। सबकी आंखें नम हो गई थीं। एना जानती थी कि सबके मन भीग रहे हैं, सो वो सबको बाहर के कमरे में ले आई। माँ अकेली नहीं छोड़ी जा सकती थी, अतः एना वापस उनके पास जाने लगी तो शैली ने उसको रोका और खुद उनके कमरे में जाकर बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। जाने क्यों उसके मन में कैथरीन के साथ कुछ पल अकेले बिताने की इच्छा हुई। एना और उसकी माँ कैथोलिक क्रिश्चियन थीं और शैली हिंदू, पर मौत के सरकते कदम न हिंदू को पास बैठा सकते हैं और न क्रिश्चियन को बिस्तर पर लेटे। दुनिया भले लड़ती रहे अपने अपने धर्मों के लिए, पर मौत से कोई नहीं लड़ पाता। वो हर एक के साथ एक सा व्यवहार करती है, उन्हें एक ही तरीके से अपने साथ ले जाती है। बच जाता है निष्प्राण शरीर, फिर दुनिया उसे अपने अपने धर्म की टिकटी पर टांग कर चल पड़ती है, कभी दफनाने तो कभी जलाने। शैली उस कुर्सी पर बैठी अपने हिंदू भगवान से एक बूढ़ी क्रिश्चियन औरत के लिए प्रार्थना कर रही थी। उस कमरे में सब स्थिर था। सामने का क्रॉस, अलमारी में टिकी तस्वीरें, बिस्तर के पास रखी चिलमची, सामने रखी फ़ोटो में वे जवान थीं, ऊंचे बंधे बाल और आंखों में काजल। फ़ोटो में फ्रॉक में थी, पर शैली को लग रहा था जैसे वो उसके घर की साड़ी वाली महिलाओं के ग्रुप फ़ोटो से उठकर यहाँ इस फ़ोटो में आकर बैठ गई हों। एकदम भारतीय चेहरा। तभी कराह कर उन्होंने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी आंखें बंद थीं, शायद सोचती हूँ कि ऐना पास में बैठी है। 1 सेकंड को हिचकिचा गई शैली। पहली बार मिली थी उनसे, वो भी इस हाल में, पर हवा में आधारहीन से लटके उनके हाथ को वो 2-3 सेकंड से अधिक नहीं देख पाई। जल्दी से उनका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। एकदम ठंडा, झुर्रियों से सिकुड़ा उनका हाथ। दूसरा हाथ मिल जाने से वो आश्वस्त हो गई। कुछ मिनट ऐसे ही वो उनका हाथ थामे रहीं। फिर वे अपना हाथ उसके हाथ से वापस ले दूसरी ओर मुंह मोड़कर लेट गईं, पर शैली के हाथ की लकीरों तक में जैसे उनके हाथ की ठंडक उतर गई। देर बाद घर लौटते हुए भी उनके हाथों की ठंडक अपने हाथों में लेकर लौटी थी शैली। उस दिन शायद कैथरीन का कोई अनदेखा भाग वो अपने में लेकर लौटी थी, तभी तो 8 मई को। क्या था वो सब? दान करवाने के लिए ऐना को फ़ोन करना, वो भयंकर अनुभव, शायद पूर्वाभास, इंट्यूशन, मन में महसूस करना। ये सब बातें कौन मानता है? ऐना और शैली एक दूसरे की ओर खामोश हो देखती और सोच में डूब जाती। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, पर विज्ञान भावनाओं के भी प्रमाण मांगता है। वे परिमाण और प्रमाण के जिस युग में रहती हैं, उसमें केवल अनुभव और भाव में बहने वाले इंसान को इमोशनल फूल यानी भावनात्मक बेवकूफ़ी कहा जाता है। क्या शैली भी वही है, इमोशनल फूल? पर ऐसा हुआ कैसे? कितनी भी अच्छी मित्र हो, ऐना पर है तो एक मित्र ही, काम पर बनी मित्र। अलग देश, अलग परिवेश और अलग खान पान और अलग त्यौहार। सिवाय इसके कि कभी ऐना ने बताया था कि कैथरीन की नानी यानी ऐना की परनानी भारत से थी और
कैथरीन अभी भी बैंगन, चौका, छौंक, तवा जैसी गिनती के 7-8 हिंदी शब्द जानती थीं। कैथरीन की परनानी ने किसी फ्रेंच आदमी से शादी की थी और इस तरह उस भारतीय औरत की कहानी कुछ और ही हो गई। ट्रिनिडाड, सूरीनाम, गयाना आदि के कितने ही लोग जो ब्रिटिश राज में इन द्वीपों पर लाए गए थे, उनके परिवारों के बच्चों के नाम अब 100-150 साल बाद चाहे अंग्रेजी वाले हों, पर वे भारतीय से ही दिखते हैं। कैसा है प्रकृति का खेल। जगह बदल गई, समय बदल गया, पर खून में बहता डीएनए न जाने कितनी पीढ़ियों की कहानी मांसपेशियों में दौड़ा रहा है। कौन किससे कितना बंधा है, क्यों बंधा है, कहाँ कहाँ का खून उनकी नसों में बह रहा है, किस किस देश की मिट्टी मिली है उनके शरीरों के बनने में, इसके पूरे उत्तर किसके पास हैं। हम कितना कम जानते हैं अपने को, पर उसी कम की हवा में भी जाने कहाँ कहाँ उड़ते फिरते हैं। वो दोनों एक अजीब निगाहों से बंधी एक दूसरे को देख रही हैं। जहाँ उस तारीख का सिरा उनके मन को जोड़ रहा है, वहीं दोनों एक ही प्रश्न से जूझ रही हैं। क्यों क्यों दिख रही हैं माँ अब 1 साल बाद भी। शैली उनके इतिहास को नहीं जानती, सो वो ऐना और उसके परिवार के बीच उसकी माँ के संबंध में क्या कह सकती है। और ऐना, वो स्तब्ध सी मौन बैठी थी। शैली ने ऐना से हिचकते हुए पूछा, क्या कुछ छूट गया है करने से। उसके हिंदू धर्म में यही मान्यता है कि अतृप्त आत्माएं अपनी प्रियजनों को सपनों में तब तक आती हैं जब तक वे संकेत से कुछ छूटे काम कराकर तृप्ति नहीं पा जाती। ऐना के क्रिश्चियन धर्म में क्या मान्यता है शैली नहीं जानती है। सामने रखी चाय ठंडी हो गई। ऐना जैसे नज़र बचाकर उठते हुए बोली, कुछ लेकर आती हूँ। शैली के मन में ये भाव भी है कि वो उसे ही क्यों दिख रही हैं, उसका संबंध उनसे कहाँ है। आत्मा, सपने आना या आत्मा का संदेश, ये सब फिल्मों में या कुछ इसी तरह की लिखी किताबों में होता है, सच में कहाँ होता है। वो ये सब कहाँ मानती है। वाकई जब तक इंसान स्वयं किसी बात को अनुभव नहीं करता तब तक उसे मानता भी नहीं। अपने अनुभव से परे के सभी अनुभव उसके लिए मात्र कहानियाँ होते हैं। उन कहानियों को पढ़ने में आनंद या दुख होता है, पर वो अनुभव एक विरक्त, एक दूरी से किसी और के अनुभव को देखने से पैदा हुआ आनंद या दुख होता है। ऐसी कहानियों को पढ़कर होता होगा जैसा लापरवाह वाक्यांश ही प्रायः मन में उमड़ता है, पर जब वो अनुभव अपना होता है तो जैसे सांसों को मथ कर विचारों की हवा निकाल देता है, स्तब्ध और मौन कर देता है। शैली के इस अनुभव को उसके पति ने भी उसका भ्रम माना था। कहा था, तुम इसे ज़्यादा तूल क्यों दे रही हो, अगर वो सपने में आ भी गई तो क्या, शायद तुम उनके बारे में सोच रही हो और सपना आ गया। वो उन्हें क्या समझाती कि वो कुछ नहीं सोच रही थी। केवल ऐना ऐसी है जो इस अनुभव के दूसरे सिरे पर है और इसे सच मानती है। ऐना प्लेट में अपने और उसके लिए कुछ सामान लिए सामने आकर बैठ गई। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम क्यों। मैं भी यही सोच रही थी, शायद वो तुमसे अपनी कहानी लिखवाना चाहती हूँ। कहते कहते ऐना मुस्कुरा दी। मुझसे कहानी, मुझे कहाँ आती है। शैली ने कहते कहते ऐना को मुस्कुराता देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। तुम लिखती हो ना कभी कभी, मैंने तुम्हारी लिखी एक कहानी सुनाई थी उन्हें, बोली थी कि अच्छा लिखती है। ले दे कर 2-4 कहानियाँ नहीं लिखी अब तक, और वो भी कहानियाँ हैं कि मात्र किस्से, क्या पता। कहानी हो या किस्से, जो भी थे अच्छे थे, सो मैंने उनको भी सुनाया। अच्छा, वो सब अभी जाने दो, पहले ये बताओ कि तुम्हें दिखती हैं। शैली ने अधीरता से पूछा। हाँ कभी कभी, पर अभी कुछ समय से नहीं दिखी। पिछले साल जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब एक बार लगा था जैसे वे बिस्तर पर मेरे पास आकर बैठी हों। शैली ने बहुत हैरानी से उसे देखा तो ऐना हंसकर बोली। मैंने उनसे कहा, माँ ऐसे मत डराओ प्लीज़। वो दोनों ही अधखुली सी हंसी हंस दी। दुनिया के परे के रहस्यों को वो जानती नहीं, जानना भी नहीं चाहती, पर माँ का दिखना एक पहेली की तरह दोनों की ठीक सी चलती दुनिया के बीच अटक गया। ये सोचना भी गलत लग रहा है कि इस विषय को हवा में उड़ा दिया जाए। क्या पता, शायद माँ कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसे में उसके कहे को जानने की कोशिश न करना लगभग एक अपराध सा लग रहा था। आखिर क्या कहना चाह रही हैं माँ। दोनों के दिमाग जाने कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। ऐना उनकी इकलौती लड़की और शैली उनकी मृत्यु को अनुभव करने वाली इकलौती लड़की।
सामने रखी खाने की प्लेट में स्प्रिंग रोल उठाकर कुतरते हुए वे कुछ खामोश, कुछ सोच में डूबी थी। शैली ने कहा, सोचो है ना, क्या वो कुछ तुमको कहकर गई हैं जिसे तुम अपने दुख में करना भूल गई हो? उसे चुप देख कर वो फिर बोली, अगर तुम्हारी कोई बहन भाई होता तो कम से कम इस बारे में उससे भी बात करके कुछ पता किया जा सकता था। ऐना ने कहा, हैं मेरे भाई बहन भी? क्या? शैली को हैरान होते देख ऐना बोली, हाँ, एक हाफ ब्रदर अर्थात सौतेला भाई और 2 हाफ सिस्टर्स, सौतेली बहनें। शैली ने हैरान होते हुए कहा, यह तुम्हें कब पता चला? मुझे तो तुमने यही बताया था कि तुम अकेली संतान हो। माँ के बीमार होने के बाद से मैं उन लोगों के संपर्क में ज़्यादा हूँ। कुछ पता तो था कि पिता की एक दूसरी पत्नी भी थी माँ से पहले। डैडी ने उनसे शादी की थी, बच्चे भी हैं, पर माँ ने कभी इन बातों पर बात नहीं की और मेरे या मासी के कभी कुछ पूछने पर भी हमेशा चुप रही। पिता की मृत्यु पर वे लोग आए थे, माँ से भी गले लगकर रोए थे। बस फिर जैसे आए थे वैसे ही वे चले भी गए हमारी ज़िंदगी से। पर अभी माँ की बीमारी में उनके फ़ोन आए और वे फिर मिलने भी आए। माँ के जाने पर भी तीनों आए और अब मुझे फ़ोन भी कर लेते हैं। शैली को अपनी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए देखकर ऐना ने धीरे से कहा, पहले अजीब सा लगा था, गुस्सा भी था मन में, पर तीनों ही बहुत ही अपनेपन से बात करते हैं। माँ को भी बहुत मिस करते हैं। अब कभी कभी तसल्ली सी लगती है कि कम से कम मेरे अपने कुछ रक्त संबंधी हैं, वरना माँ के जाने के बाद तो। उसका गला रूंधने लगा। कुछ ही देर को वो एकदम खामोश हो गई। इस दुनिया में अकेले रह जाने से अच्छा ऐसे सौतेले भाई बहन का मिल जाना। ऐना ने न जानते हुए भी उन्हें स्वीकार कर लिया। शैली बहुत हैरान थी और ऐना एकदम अनमनी। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया। क्या हुआ? शैली उसके मनोभावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। माँ ने एक बार क्रिमेट अर्थात दाह संस्कार होने की बात कही थी। बरियल अर्थात दफनाना नहीं चाहिए था उन्हें। आखिरी दिनों में मुझे ये सब बात कही थी उन्होंने, पर पापा के जाने से पहले ही उन दोनों ने अपने लिए स्कारबोरो के कब्रिस्तान में जगह खरीद ली थी और जाने कब से ये बात वे लोग करते आए थे कि वे दोनों एक साथ उस जगह दफन होंगे। मेरे तो ख्याल में भी बात वाली बात नहीं रही। माँ तो आखिर तक पक्की क्रिश्चियन थी, सो सोचा भी नहीं मैंने। उस एक बार की बात को सीरियसली ले भी कैसे सकती थी मैं? ऐना ने उलझे हुए स्वर में कहा। शैली को एक के बाद एक जैसे नई जानकारी मिल रही थी। एक तो ऐना की संस्कृति अलग, फिर उनके परिवार की बात, फिर उसकी माँ की यह अलग सी इच्छा। इस सब को समझ पाने में उसे समय लगने वाला था। अपने जीवन में ही कब्रिस्तान में अपने लिए जगह खरीदकर सब तय कर लेने वाले इस तरीके ने भी उसे पहले पहल बहुत चौंकाया था। पर टीवी पर उसने ऐसे विज्ञापन देखे थे जहां लोग अपने जाने के बाद के सब प्रबंध पहले ही करते दिखाए जाते थे। कुछ कंपनियां उनमें सहायक होती थीं, ताबूत चुनने, कब्रिस्तान में जगह चुनने, कब्र पर लगाए जाने वाला पत्थर चुनने आदि सभी में। इसलिए ऐना की कब्रिस्तान में जगह चुनने की बात सुनकर वो चौंकी नहीं थी, लेकिन हाँ, दाह संस्कार वाली बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। बोली, क्या वो तुम्हारे पापा से नाराज थी? क्या पता नाराजगी के कारण ऐसा कह दिया हो। तुम्हारे पापा के साथ लिए निर्णय को बदलना चाह रही हो शायद। उन्होंने कभी उन बच्चों के बारे में तुमसे कुछ कहा था? क्या तुम्हारे माता पिता में पिता की पूर्व पत्नी को लेकर झगड़ा होता था? ऐना ने शैली की ओर नहीं देखा, पर वो उन प्रश्नों के सिरे पकड़कर पुराने समय के कुएं में उतरने लगी थी। बोली, झगड़ा तो नहीं होता था, पर 2-4 बार लंबी बातें जरूर हुई थीं, कमरा बंद करके। मैं तो 11 साल की ही थी तब, जब मैं अपनी मौसी के साथ यहाँ आई थी। किसी ने मेरा अपहरण करने की कोशिश भी की थी। ओह माय गॉड ऐना, शैली घबरा कर बोल उठी थी। ऐना के जीवन का ये हिस्सा भी वो पहली बार सुन रही थी। हाँ, तब हम कैस्केड में रहते थे, जो ट्रिनिडाड की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के पास है। उस जमाने में अपराध बहुत बढ़ गए थे, शायद देश के बहुत गरीब होने के कारण या क्या जाने प्रशासन की कमजोरी के कारण। हम नाना के घर के पास ही रहते थे। मेरे पिता कभी बाहर रहते तो कभी हमारे पास। मुझे बताया गया था कि वे मार्केटिंग में हैं, इसलिए उन्हें दौरों पर जाना होता है। माँ पास ही एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र थी। घर ठीक ठाक सा चलता था। नाना नानी का घर बहुत बड़ा था और स्कूल के बाद मैं कुछ देर वहीं रहती थी।
उन्हीं दिनों स्कूल से आते हुए एक वैन में मुझे कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मुझे मौके पर सूझ गया और मैं शरीर को अकड़ा कर ज़मीन पर लेट गई। उन लोगों ने फिर भी घसीटने की कोशिश की, पर चलती वैन चिल्लाती अकड़ी पड़ी मैं। मुझे घसीट कर भी वे उठा नहीं पाए थे। इतने में किसी को आता देखकर मुझे छोड़कर भाग लिए। शरीर पर अनेक खरोंचों और भय से अकड़ी मेरी देह को कैसे नाना नानी घर लाए थे, अब मुझे ध्यान नहीं। पर इस घटना के बाद खूब बुखार चढ़ा था और कुछ दिनों के लिए मेरा निकलना भी बंद रहा था। मेरी तो ये हालत हो गई थी कि घर के आंगन तक जाने में भी डर लगने लगा था। मन में दहशत बैठ गई थी। क्या होता अगर वे मुझे उठाने में सफल हो जाते तो? ऐना एक झुरझुरी से लेकर क्षण भर को चुप हो गई, फिर बोली, उन दिनों ऐसे बहुत से अपराध आए दिन सुनने को मिलते थे। मौसी ने इन्हीं सब स्थितियों के चलते अपनी 2 बेटियों को लेकर यहाँ कनाडा आने का निर्णय किया था। सो माँ ने मुझे भी उनके साथ भेज दिया। चलते समय पिता से भी मिलना नहीं हुआ, क्योंकि वो टूर से नहीं आए थे। मैं उनका इंतज़ार करना चाह रही थी, पर नाना नानी चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी कनाडा चले जाएं। उसी समय नाना के गुस्से से ये जाना था कि नाना को पिता अच्छे नहीं लगते। माँ ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था। माँ को स्कॉटिश वंश के ऊंचे लंबे गोरे पिता बहुत भाए थे। कहते हैं कि उनका टेल्फर वंश राजकुल का था। अब ये तो पता नहीं कि ये सच था कि नहीं, पर जब पिता मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे तो उनकी उंगली पकड़कर चलते हुए मैं गर्व से भर जाती थी। मुझे वो वाकई एक राजा की तरह दिखते। माँ साधारण रूप रंग की थी, पर उनके चेहरे पर एक लुनाई थी। बड़ी बड़ी आंखों में मेहनत करने का भरोसा था। शायद पिता ने वही पसंद किया हो। पर नाना को स्कॉटिश आदमी से नहीं, किसी शुद्ध फ्रेंच आदमी से माँ की शादी कराने का मन था, जो उनकी तरह कई ज़मीनों का मालिक हो। लेकिन जो होना था वही हुआ। माँ बताती थी कि नाना ने माँ से मेरे पैदा होने तक बात भी नहीं की थी। वो तो जब मैं पैदा हो गई और पिता टूर पर रहने लगे तो माँ ने नाना नानी के घर के पास घर ले लिया, ताकि वे लोग मुझे पालने में उनकी मदद कर सकें। नाना नानी मुझे देख कर ही पिघले थे। शैली ने आश्चर्य से कहना चाहा था, अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी माता पिता का ऐसा नियंत्रण रहता है बच्चों पर? हमारे यहाँ तो। लेकिन ऐना को स्मृतियों के बीच गुम होते देखकर चुप रह गई। हर व्यक्ति की कहानी में जाने कितनी परतें होती हैं, चाहे वो किसी भी ज़मीन का हो। ऐना कहानी कहती ठिठक गई। अपने घर परिवार, अपने माता पिता के संबंधों और उनके चरित्र पर बात करना कहाँ आसान होता है, वो भी तब जब वे चले गए हों। शैली उसकी दुविधा समझ रही थी, पर एक तो ऐना की माँ के जीवन से उनकी किसी उपेक्षित इच्छा को निकालकर उसे तृप्त करने का पागलपन, और फिर इतनी सच्ची सी कहानी के माध्यम से कैथरीन को कुछ जानने का लोभ। शैली ने धीरे से कहा, ऐना, हम औरतों की ज़िंदगी माँ, बेटी, पत्नी, बहन, इन सब खानों में बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें अपने मन और अपने जीवन को समझने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। आज तुम माँ को केवल उसके माँ होने से मत पहचानना, बल्कि एक ही जाति के होने से, जैसे एक स्त्री दूसरी स्त्री को पहचानने की कोशिश करती है, वैसे पहचानना। शायद वो यही तुमसे चाहती हों। ऐना के भीतर बहुत सी यादें घुमड़ रही थीं। यादों के इस भंवर के बीच से वो अपनी माँ में एक औरत की तस्वीर ढूंढ रही थी। माँ के जीवन को एक औरत के जीवन की तरह निष्पक्ष होकर देखना आसान कहाँ है। संबंधों और अपेक्षाओं के जमघट तले अगर माँ दबी होती है तो उसके भीतर की औरत को अपने सपनों के जाने कितने सलीब चुपचाप खींच रही होती है। ऐना ने कहानी के वाक्यों के बीच फिर अपने को और कैथरीन को ढूंढना शुरू किया। ऐना के कनाडा आने के लगभग 1.5 साल बाद माँ यहाँ आई थी। शुरू में वे मौसी के परिवार के साथ ही रहते रहे। फिर कैथरीन ने फूड टेक्नीशियन का कोर्स किया और स्कारबोरो अस्पताल के भोजन विभाग में काम करने लगी। वो जब भी माँ से पिता के बारे में पूछती, माँ कुछ अनमना सा जवाब देकर चुप हो जाती या कहती कि पिता का कनाडा आना लगभग नामुमकिन ही है। ऐना उदास हो जाती। धीरे धीरे नए जीवन की नई व्यवस्थाओं और कामों के बीच उनका जीवन एक समतल पर चलने लगा। पिता को कनाडा बुलाने की ऐना की जिद कम होती गई। खुद वहाँ जाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं पाती थी। इस तरह पिता का अस्तित्व उसके जीवन से लगभग मिटने लगा था। तभी लगभग 6 बरस बाद पिता अचानक उनके जीवन में दोबारा लौट आए। उसे अच्छी तरह याद है, वो रविवार का दिन था।
वो अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी हुई गीले बाल झटकार रही थी। बिल्डिंग के सामने एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से उसके पिता अपनी अटैची लिए हुए निकले थे। चौथी मंजिल से उसे पहले तो एक क्षण को भ्रम हुआ, पर फिर जब उन्होंने गर्दन उठाकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो उनकी चेहरे और आंखों को इतनी दूर से भी वो साफ पहचान गई। उसकी सांसें जैसे कानों में बजने लगी थीं। वो दौड़ती हुई माँ से आकर लिपट गई थी। माँ माँ, डैडी डैडी। शब्द उसकी जुबान का साथ नहीं दे पा रहे थे। माँ के चेहरे पर उसे अपनी जैसी आश्चर्यचकित होने वाली प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। वहाँ एक ठंडा ठहराव था। उसे आज भी उनकी गहरी बुरी आंखों में तैरता असमंजस दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड बाद उन्होंने उसे अपने से अलग करते हुए कहा था, जाओ सामान लाने में उनकी मदद करो। पिता को देखकर ऐना खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। उसने उन्हें आखिरी बार लगभग 11 की उम्र में देखा था और अब वो 17 पूरी कर चुकी थी। पिता, उसके हीरो, उसके आदर्श, उसकी खुशियाँ आसमान छू रही थीं। पिता ने उसे मेरी प्यारी बच्ची कहकर बाहों में भर लिया था और रो पड़े थे। नीली आंखों से बहते आंसू, उसे लगा था जैसे समंदर उनकी आंखों से टपक रहा हो, जिसमें उसके आंखों की दो नदियां भी जाकर मिल रही हों। माँ ने कुछ खुशी दिखाई, कुछ तटस्थता, कुछ असमंजस। लेकिन उसके बाद ऐना के कई दिन तो एक नई खुशी से चल पड़े। पिता उनके साथ रहने के लिए ही आए थे, अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर। माँ ने कुछ दिनों की छुट्टी ली ताकि पिता कनाडा आने के बाद की सरकारी कार्यवाही आराम से पूरी कर लें। शुरू के कुछ दिनों के खिंचे हुए व्यवहार के बाद लगा था कि माँ पिताजी के साथ पुराने दिनों जैसी हो गई हैं। उसने माँ से, डैडी से उनके न आने और फिर अचानक आने या माँ के ठंडे व्यवहार, इन सब के बारे में बात करनी चाहिए थी, पर दोनों के पास ही बात टालने के कुछ ना कुछ बहाने थे और ऐना में उन बहानों को खुरच कर सच्चाई देखने की इच्छा नहीं थी। जीवन बहुत सालों बाद फुलवारी सा महक रहा था, तो वो फुलवारी की खाद क्यों देखती। घर पर माँ की स्पेशल डिशेस की महक जब तक आने लगी थी और शाम के समय पिताजी की किसी धुन पर सीटी बजाने की मीठी आवाज़ गूंजती। लगभग 10 साल ऐसे ही चला। इस बीच ऐना ने प्रेम किया और फिर प्रेम विवाह। माता पिता की खुशियों के बीच ही उसकी पहली संतान भी हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर इसी बीच एक दिन पिता अचानक किसी बीमारी के केवल एक हार्ट अटैक में चले गए। उनकी मृत्यु जितना बड़ा घाव देकर गई, उतना ही बड़ा आश्चर्य लेकर आई थी उसके लिए। 3 लोग आए थे और उन्होंने अपने को उसका भाई बहन बताया। उसने देखा माँ हैरान नहीं थी और उन्होंने सहजता से उन तीनों को गले लगा लिया। 2 दिन रुककर वे लोग अपने अपने देश लौट गए। एक बहन न्यू जर्सी, एक जमैका और भाई वापस ट्रिनिडाड। वो माँ से नाराज हुई थी कि उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया। माँ ने उन लोगों को गले क्यों लगाया। तो क्या इन लोगों के कारण पिता इतने वर्षों तक उसके पास नहीं आए थे। माँ उसकी भावना समझती थी, सो उसके गुस्से को चुप होकर सह गईं। वैसे भी वे कम ही बोलती थीं और फिर धीरे धीरे उनकी व्यक्तिगत चुप्पी ऐना के दोनों बच्चों की किलकारियों और नन्ही बातों में डूब गई। जिंदगी छोटी मोटी बीमारियों और ढेर सी व्यस्तताओं के बीच चलती रही। माँ रिटायरमेंट के बाद पूजा पाठ या बच्चों के साथ समय बिताती। ऐना का घर पास ही था, लेकिन वो अपनी समस्त व्यस्तताओं के बीच माँ का खूब ध्यान रखती और ऐसे ही चलते चलते माँ की लिवर की बीमारी का पता लगा और फिर जल्दी ही हुई माँ की अनंत यात्रा। ऐना सब बताते हुए सोचती रही, इस कहानी में क्या छूटा, और शैली सोचती रही, इन घटनाओं से कैथरीन का क्या रूप बन रहा है। वो औरत अपने कामों और चुप्पी के जीवन में क्या एक बार भी उमड़ कर बोली नहीं। हम संबंधों की विराटता में व्यक्ति की अस्मिता और उसके निजत्व को भूल ही जाते हैं। चाहे यह अस्मिता संबंधों के बीच छोटी ही दिखती हो, पर इसे भूला तो नहीं जा सकता। पुरुष की अस्मिता उसके काम, व्यवसाय, संबंध और निजी रुचियों के खाने में शायद सारी की सारी समा जाती है, पर औरत सब कुछ होकर भी कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ सा महसूस करती है। क्यों? वो ऐसा क्यों महसूस करती है? इस क्यों के उत्तर के बहुत सारे आयाम हैं, स्तर हैं। ये उत्तर समाजशास्त्र के नियमों में, स्त्री के अवचेतन में, दुनिया के इतिहास में और स्त्री की शारीरिक रचना सभी में छिपा है। इस उत्तर को पुरुष तो क्या, स्त्री स्वयं भी अक्सर ढूंढ नहीं पाती।
पर प्रायः जीवन के अंत में एक अतृप्ति उसमें सिर उठाने लगती है। वो शांति चाहने की इच्छा में जितना मुस्कुराती है, अकेलेपन में उतनी ही एक अनकही व्यथा से थकने लगती है। उम्र की ढलान पर हाथ की सुमरनी माला के मोतियों पर चलती उसकी उंगलियां ऐसे लगती हैं मानो अपने को ही टटोल रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। ऐना माँ की इस अतृप्ति को समझ सकी क्या? शैली जान रही थी कि ऐना स्मृतियों में जिंदगी टटोलती कितनी थक गई थी। पिछले 2 घंटों में उसने अपनी माँ की ही नहीं, अपने पिता की मृत्यु को भी जिया था। वो उठी और ऐना की पसंद का कैरेट केक और कॉफ़ी ले आई और अपने लिए भी वही सब। इस मामले में दोनों की पसंद एक सी है, बोली। ओ माई डियर सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, अर्थात ओ दूसरी माँ से हुई मेरी प्यारी बहन, अपने पसंद का केक खाओ और शब्द नहीं, दिमाग नहीं, अब केवल अपने दिल को चलाओ। ऐना ने उसकी तरफ थकी हुई मुस्कान से देखा और बोली, वही सब तो इतनी देर से चला रही हूँ, इतना चलाया कि थक ही गई। अपनी कहानी इस तरह पूरी की पूरी तो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाई। शैली अपनी कॉफ़ी पीते हुए सहमत होते हुए बोली, ज़रूरत पड़ने पर ही तो हम उन गलियों में जाते हैं जहाँ से हमारा अतीत गुजर चुका होता है। ऐसे ही करके स्मृतियों की धूल से हम ज्ञान के मोती चुनकर लाते हैं। आज तुम जो कुछ भी मुझे बता रही हो वो तुम्हारी अपनी आंतरिक यात्रा के पड़ाव भी हैं, जो तुमको अपनी माँ को समझने में बहुत मदद करने वाले हैं। ऐना ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा तो शैली आगे बोली, मैं क्योंकि उनकी बेटी नहीं इसलिए कुछ दूरी से देख पा रही हूँ। वे दूसरी औरत थी ना तुम्हारे पिता के जीवन में। शायद पहली पत्नी की मृत्यु के बाद ही वे तुम लोगों के पास लौट सके थे। शायद वो चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता तुम्हारे और उनके पास आकर रहते। बच्चों को उन्होंने अपनी उदारता में अपना तो लिया होगा, लेकिन पहले की औरतों के पास स्थिति के स्वीकार और उसी में खुश रहने के अलावा क्या उपाय बचता था? ऐना भी अपनी सोच को कुरेद रही थी। बोली, हाँ बुरा तो लगा ही होगा, तभी तो उनके आने की खबर पहले से जानने पर भी मुझे नहीं बताया था और भाई बहनों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताया। उसने माँ से सहानुभूति जताते हुए कहा। शैली स्त्री दुख से भरकर बोली, मुझे तो बहुत गुस्सा भी आए। वे दूसरी पत्नी हुई तो क्या, कुछ अधिकार तो उनके भी थे। उन्होंने बात तो की ही होगी ना तुम्हारे पिता से इस बारे में कनाडा आने से पहले। क्या पता तुम्हारे पिता यहाँ आने के लिए न माने हों। इस नए देश में अकेले ही तुम्हें बड़ा करने का मुश्किल काम किया उन्होंने। इन बातों पर तो अब तलाक हो जाते हैं। अब ऐसे अकेले रहना कोई नहीं सहता। सच पहले के समय में औरतों को ही सब सहना पड़ता था, फिर चाहे वे भारत की हों या ट्रिनिडाड की। हमारे देश में भी यही हाल है। आदमियों की मनमानी चलती है सब जगह। जब मन आया दूर रहो, जब मन आया पास आ जाओ। वे दोनों कैथरीन के दुख को जैसे महसूस करने लगीं और एक नई पीड़ा और सहानुभूति से भर गईं। माँ की व्यवस्था पूरी स्त्री जात की व्यवस्था में ढलकर विराट हो गई थी, जिसके भार से उनके मन भारी होते चले गए। लंबी चुप्पी समुद्र की तरह उनके सामने पसरी थी, जिसका कोई किनारा नहीं दिखा था, लेकिन एक कहानी ने आकार ले लिया था और कुछ विश्वसनीय अटकलें चप्पू सी दिमाग को मथ रही थीं। बैठे बैठे बहुत देर हो चुकी थी। घर जाने का समय हो रहा था। दोनों ने तय किया कि बातचीत अब यहीं रोकी जाए और घर के लिए निकला जाए। आगे फिर कोई खास बात होने पर एक दूसरे से तुरंत संपर्क किया जाए। ये तय करते हुए वे गले मिली। चलते हुए ऐना ने शैली को इसे कहानी की तरह लिख देने की सलाह दी। क्या पता बाद में कितना याद रहे और कितना भूल जाए। शैली ऐना की कोई संबंधी ना होते हुए भी इस समय उसकी सबसे करीबी बन गई थी। कैथरीन और ऐना के जीवन को देखने वाली बाहरी आंख। जीवन के रहस्य कितने भी गहरे हों, प्रकृति का नियमित जीवन अपने हिसाब से फिर भी चलता ही रहता है। खाना पीना, सोना जागना, सूर्य और चांद से बंधे यथावत होते रहे। घड़ियों की सुइयां घूमती रहीं और इस बात को लगभग 3 महीने हो गए। शैली को वे फिर नहीं दिखाई दी और वो भी उनके जीवन को अपनी समझ से कागज पर उतार मानो तर्पण करके मुक्ति पा गई थी। फिर एक दिन ऐना का फ़ोन आया और उसने शैली को ईमेल चेक करने के बाद फ़ोन करने को कहा। ईमेल में लगभग 1.5 पन्ने का एक हाथ की साफ लिखाई वाला एक पत्र संलग्न था। यह पत्र ऐना के नाम था। अंग्रेजी में लिखे उस पत्र में ऐना को अपने जीवन के अनखुली बातों के बारे में संक्षेप में बताते हुए कैथरीन ने लिखा था, मेरी बच्ची,
जीवन एक रहस्य नहीं बल्कि कर्म की ऐसी भूमि है जहाँ हम अपने मनोभावों के अनुरूप काम करते हुए अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। मैंने जब तुम्हारे पिता से विवाह किया तब जानती थी कि उनकी एक पत्नी और 3 बच्चे हैं। वे मुझसे करीब 15 साल बड़े थे, पर दिखने में बहुत आकर्षक और मन से बेहद उदार। हम दोनों ही प्रेम के गहरे रंग में बहुत जल्दी डूब गए। उस समय बहुत से लोग 2 शादियां कर लेते थे। हमारा समाज उन्हें बुरी निगाह से नहीं देखता था, पर क्योंकि तुम्हारे नाना को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रिनिडाड रहते कभी नहीं बताया। फिर कनाडा आने के बाद इस बात को कहना उचित नहीं लगा, क्योंकि इस समाज में एक ही शादी कानूनी मानी जाती है। तुम्हारे पिता मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते थे, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता अपनी जिम्मेदारियों से भागें। उनकी पहली पत्नी नौकरी नहीं करती थी, पर मैं स्वावलंबी थी, इसलिए मैंने उन्हें कनाडा आने से रोका और अपने जवान होते बच्चों के साथ रहकर उनकी शादी, नौकरी लगवाने आदि की जिम्मेदारियों को ख़त्म करने को कहा। उस परिवार का हक तुम्हारे पिता पर मुझसे और तुमसे पहले था। उन्होंने वे सब कुछ मेरे ही कहने पर किया, वरना वे कब के हमारे साथ आकर रहने लग गए होते। बच्चों की शादियां करवाने के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का भी एक बीमारी में देहांत हो गया, जिसके कारण मैं संदेह से भर गई। मोह आदमी के विवेक को खो देता है और मुझे डर लगा कि कहीं, लेकिन उनके अनेक प्रमाण देने पर कि वे अपनी जिम्मेदारी निभा कर आए हैं, मैंने उन्हें पति रूप में अपने साथ रहने की स्वीकृति दे दी। वे तुम्हें बहुत प्यार करते थे, है ना? उन्होंने तुम्हारे लिए ट्रिनिडाड में एक घर भी बनवाना चाहा था, पर मैंने मना कर दिया। धन और घर की आवश्यकता उनके पुत्र को हमसे अधिक है। हमारे पास तो ये अपार्टमेंट है ही, इसका बैंक लोन भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। फिर तुम भी ट्रिनिडाड जाकर तो रहने वाली नहीं हो। तुम्हारे पिता के जाने से बहुत पहले से मैं फ़ोन पर उनके बच्चों से बात करती थी। वे तीनों बच्चे कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी माँ थी नहीं और पिता भी दूर हो गए थे। ऐसे में उनके मन की हालत के बारे में तुम सोच ही सकती हो। तुम्हारे पिता की मृत्यु पर मैंने ही उन्हें बुलाया था। वे बिल्कुल अनाथ महसूस कर रहे थे। मैंने कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ और तुम्हारी एक बहन भी है, ऐना। जब मैं चली जाऊंगी तब तुम सब अनाथ हो जाओगे, इसलिए सब आपस में संपर्क रखना। इस तरह हम तीनों माँ बाप तुम्हारे बीच जिंदा रहेंगे। और देखो, वे तीनों मुझे बराबर फ़ोन करते रहे, मुझे प्यार और सम्मान देते रहे। तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि तुमने वो मैच्योरिटी नहीं देखी कि तुम्हारे पिता की पहली स्त्री की बात तुमसे कर सकती। स्त्री भावुक होकर अपनी कर्म और विचार शक्ति खो देती है, खुद को कमज़ोर समझती है और पुरुष को गलत। विचार शक्ति को दृढ़ करने पर सब कुछ विवेक से चलता है। न व्यर्थ का अहंकार आता है और न ही कमज़ोर कर देने वाला गुस्सा। न अधिकार की चिंता होती है और न कर्तव्य की थकान। मेरे किए को न मेरी महानता समझना और न कमज़ोरी। बदलते समय और बदले हुए समाज के बीच अपने कर्तव्य और अपनी ही खुशी पर विचार करके जीने की चेष्टा करने वाली एक साधारण स्त्री हूँ मैं, जिसे बस एक ही बात समझ आई कि प्रेम स्वार्थी नहीं होता। अपनी खुशी अपने ही हाथ में होती है ना। हम चाहें तो उदार होकर जीवन को सुखी बना लें और चाहें तो दुखी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे जाने के बाद दुख और भावनाओं में ही बहती मत रहना। दुख मन की कमजोरी से पैदा होता है। मन को दृढ़ करके विवेक से विचार करके जीवन जीना। फिर ऐना को घर और संपत्ति के बारे में संक्षिप्त निर्देश देने के बाद उन्होंने अंत में लिखा था, हमारे चर्च के नए पादरी एक भारतीय हैं। उनके आने से अपने पूर्वजों का इतिहास दिमाग में ताज़ा हो गया है। इसी समय भारत से आई वो लड़की शैली तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है। प्रकृति कोई काम बिना सोचे नहीं करती, न मिलाना और न अलग करना। हम क्रिश्चियंस भी हिंदुओं की तरह मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं होना निश्चित किया गया होता है वही होता है। ये नियम है, लेकिन इन घटनाओं से उत्पन्न भावों के प्रति व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अपने स्वभाव के हिसाब से प्रतिक्रिया दे सकता है। वो प्रतिक्रिया ही नियति गढ़ती है। तो ये घटना भी महज संयोग नहीं कि शैली का तुम्हारे जीवन में आना और फादर एंटोनी का चर्च में आना लगभग एक ही समय में हुए। उन्होंने बहुत कुछ बताया इंडिया के बारे में। पता नहीं कहाँ से अब जीवन के अंतिम समय में इच्छा जाग रही है
ठीक होती और ये इच्छा पहले जागती तो शायद मैं तुम्हें लेकर खुद इंडिया जाती, पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम शैली से कहना कि जब कभी वो इंडिया जाए और अगर उसे परेशानी न हो तो वो मेरे और हमारे पुरखों के लिए कुछ फूल और दीपक गंगा नदी में बहाए और हमारे लिए प्रार्थना करे। मैंने पढ़ा है कि इस तरीके से भारतीय अपने पुरखों के प्रति आदर प्रकट करते हैं। कभी तो कोई पुरखा हमारा भी आया ही था ना उस देश से। उस जमीन को धन्यवाद कहना भी जरूरी है। शैली को मेरा अग्रिम धन्यवाद और प्यार देना। उम्मीद है जीसस मुझे तुम्हारा गार्जियन एंजल बनकर रहने देंगे। मैं हमेशा तुम सबके साथ हूँ मेरी प्यारी बच्ची। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरा ढेरों प्यार और दुआएं। चिट्ठी पढ़कर वो कुछ चौंकी। कुछ क्षण शैली उस चिट्ठी में बहती रही, फिर सोचने लगी कि जीवन भर उसे लगता रहा था कि हर औरत की नाल कहीं ना कहीं किसी एक जैसे दुख से जुड़ी रहती है, पर इस चिट्ठी ने उस मान्यता को एक पल में ही छन्न करके तोड़ दिया। कितने आयाम होते हैं एक व्यक्ति में, कौन कब किसे पूरी तरह जान पाया। ऐना और शैली क्या समझ पाएंगे कैथरीन के मन को। कैथरीन हर मान्यता से कहीं ऊंची और मजबूत दिखाई दे रही थी। फोन बजने लगा। ऐना ही होगी, शैली ने सोचा और धीमे कदमों से फोन की तरफ बढ़ गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलजा सक्सेना की लिखी हुई कहानी अदर मदर।